डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी सीरीज़ का लेक्चर है। प्रोबेबिलिटी के बहुत से लेक्चर आपने पहले ले लिए हैं। उनमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी हमने डिस्कस किया था, जिनमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये डिस्क्रीट वेरिएबल से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके लेक्चर के मेन फीचर क्या हैं कि पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये डिस्कस किया जाएगा। इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका फार्मूला और फार्मूले की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालना क्यों मुश्किल है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड पे आते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सुना हुआ होगा या पढ़ा हुआ होगा कि ये मैंने एक हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये फर्जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, जिसमें एक तरफ आपके स्टूडेंट्स की हाइट है 53 इंचेस, 55 इंचेस, 57 इंचेस एंड सो ऑन, और आगे फ्रीक्वेंसी है कि 53 इंचेस वाले 5 स्टूडेंट थे, 55 वाले 10, 57 वाले 20 एंड सो ऑन। और इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम मैंने बनाई है। ये हिस्टोग्राम है और हिस्टोग्राम से ही आगे जो है ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया है। इस कर्व को अगर गौर से देखा जाए तो ये एक बेल शेप कर्व बनता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो ये है कि ये अगर दरमियान से एक लाइन खींची जाए तो जो कुछ लाइन के इधर है वो भी कुछ लाइन के इधर आपको नज़र आएगा कि ये सिमेट्रिकल शेप है। और एक और बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्ज़ करें कि इसका मीन जो है 63 है, वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है सेंटर में। तो मीन के करीब करीब जो वैल्यू हैं, जैसे 65, 60 के दरमियान में जो वैल्यू हैं उनमें फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है या डाटा की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। और मीन से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो वहाँ डाटा की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। जैसे इधर आप मीन से दूर जाते हैं, मीन तो सेंटर में है, ये दूर गए तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई कि जितनी लंबी ये बार बनी हुई है उतनी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में है तो इधर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 50 जो है ये सेंटर में आ रही है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी जो है कम होती जाएगी। जैसे 75 पे जो है या 73 पे जो है फ्रीक्वेंसी तकरीबन 5 आ जाती है। तो इस ग्राफ को गौर से देखें तो इसी तरह का ग्राफ जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनता है। तो जो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता होगा उसका ग्राफ मोर और लेस इसी शेप में होगा और वो सिमेट्रिकल भी होगा और उसका मीन जो है वो सेंटर में लाई कर रहा होगा और बेल शेप भी होगा। अब इसको हम देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो किसको कहते हैं। कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल अबाउट मीन बेल शेप कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेल शेप सिमेट्रिकल कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक खासियत ये भी है कि हैविंग ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा नियर इट्स मीन एंड लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा फार फ्रॉम इट्स मीन। कि मीन के करीब करीब जो वैल्यू होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े बार थे और जैसे ही मीन से आप दूर हो जाते हैं, फार हो जाते हैं, तो लेस फ्रीक्वेंसी वहाँ होती है, वहाँ बार जो है आपके वो छोटे हो रहे हैं। कि ये देखें मीन से जब दूर गए तो बार छोटे हो गए, लेसर फ्रीक्वेंसी, और नियर द मीन देयर इज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह की शेप को आप जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं।
ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि ग्राफ इसका क्या होता है कि अगर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए कि एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल ले लिया जाए, वाई वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी ली जाए और ये ग्राफ ट्राई किया जाए तो ये जो है इस तरह की शेप बनती है। और इसके दरमियान में अगर बिल्कुल लाइन खींची जाए तो यहाँ जो पॉइंट आएगा ये इसका मीन होता है। इसके जो वेरिएबल है उसकी लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। इसका मतलब कि एक्स वेरिएबल जो होगा आपका वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो है अज्यूम कर सकता है। और ये सिमेट्रिकल शेप भी है कि इस लाइन के जो कुछ इधर है वही इस लाइन के इधर है। अगर यहाँ से इस लाइन का फासला जितना है उतना ही फासला इस लाइन से इधर का फासला होगा। ग्राफ के बाद आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स बिकॉज मैनी continuous data in natural phenomena, for example height, weight, volume, area, etc., are following the normal distribution. Similarly, in psychology, IQ and scores of the students also follow the normal distribution. If we make their graph, it is bell-shaped. कि जब भी इसका कोई ग्राफ वगैरह आप बनाते हैं कि जो आपको नेचुरल फिनोमेना से डाटा मिलता है, मसलन के लोगों की हाइट है, दरख्तों की हाइट है, लोगों का वेट है, जानवरों का वेट है, तो वो उनकी अगर आप शेप बनाएं बहुत सारे डाटा इकट्ठा करने के बाद तो वो नॉर्मल कर्व की शेप बनाएगा। इसी तरह साइकोलॉजी में अगर 10,000 स्टूडेंट्स का आप IQ टेस्ट लेते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो भी नॉर्मल कर्व जैसा ही बनेगा। क्योंकि इससे हम ये कह सकते हैं कि बहुत से जो वेरिएबल हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं नेचर में कि नेचुरल फिनोमेना में, तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अहमियत बढ़ जाती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम उस डाटा का एनालिसिस जो है वो आसानी से कर सकते हैं। दूसरी अहम बात क्या थी इसमें कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर जो है स्टैटिस्टिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें मोस्टली जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बेस पे किया जाता है। कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना होती तो रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं और उसमें जो एनालिसिस करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर मुमकिन नहीं थे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें चंद एक प्रॉपर्टीज़ का मैं जिक्र करता हूँ कि पहली ये है कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है वो 1 के बराबर होता है। दूसरी ये है कि इट इज़ सिमेट्रिकल, लेकिन हर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होती। कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है लेकिन हर सिमेट्रिकल जो है वो नॉर्मल नहीं होती। तीसरी ये है कि मीन मीडियन मोड जो है वो उनका सेम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम डायग्राम की मदद से दोबारा देख लेते हैं कि ये पॉइंट है जहाँ मीन है, मीन भी यहीं होगा, मीडियन भी यहीं होगा और मॉड भी यहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी थी कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व यूनिट ही होता है कि इस कर्व के नीचे जितना एरिया होगा ये 1 के बराबर होगा। दूसरी थी कि मीन मीडियन मोड जो है वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, वो ये हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हमने बनाई थी कि ये सिमेट्रिकल होती है, वो भी आपको पता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। चौथी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 68.2% ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपीयर्स विद इन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन of the mean, 95% of the observation fall within ±2 standard deviation of the mean, and 97%
99.7% fall within plus minus 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। कि ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस है या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मीन में एक दफ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन जमा करते हैं एक वैल्यू आ जाएगी, मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दें दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये जो दो वैल्यू होंगी इनके दरमियान 68% एरिया आएगा, 68.2% एरिया। अगर यही स्टैंडर्ड डेविएशन को दो दफ़ा आप माइनस कर दें और दो दफ़ा ऐड कर दें तो दो आपके पास जो लिमिट्स बनेगी उसमें 95.4% एरिया आएगा। इसी में अगर आप 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करें एक लिमिट बनी, 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस की दूसरी लिमिट बनी, इन दोनों लिमिट्स के दरमियान 99.7% एरिया जो है वो आ रहा होगा। जैसे ये डायग्राम में आगे हम समझ सकते हैं कि प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करें या 1 सिग्मा करें कि ये मीन है, मीन में से एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस की तो आप इस पॉइंट पे आ गए, एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस की तो आप इस पॉइंट पे आ गए। इसके दरमियान का एरिया जिसे मैंने ग्रीन किया हुआ है ये टोटल एरिया का 68.2% एरिया होगा, या टोटल डाटा की 68.2% वैल्यूज़ जो हैं वो इस एरिया में लाई कर रही होगी या इस रेंज में लाई कर रही होगी कि प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। इसी तरह प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर लें कि मीन में से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस की तो आपने इस पॉइंट पे आ गए, मीन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जमा की, 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन जमा की तो आप इस पॉइंट पे आ गए। तो ये जो ग्रीन एरिया आ गया माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन से, इसमें 95.4% एरिया आएगा। इसी तरह 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन में या प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन में 99.7% एरिया लाई करता है। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ जिनका जिक्र करना ज़रूरी था। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला आपके पास ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा, ये इसका फार्मूला बनता है। इस फार्मूला में गौर से देखें तो एक्स आपका वेरिएबल है जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल कहलाता है, और म्यू और सिग्मा इसके, म्यू इसका मीन है, सिग्मा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर कर लें तो वेरिएंस बन जाता है, और म्यू और सिग्मा स्क्वायर को आप पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जबकि पाई और ई जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो तकरीबन 3.1428 के बराबर पाई होती है, और ई जो है 2.7183 के बराबर होती है। ये भी एक नंबर हैं और ये कांस्टेंट रहते हैं। बाकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको म्यू और सिग्मा स्क्वायर मालूम है तो आप किसी भी एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि प्रोबेबिलिटीज़ जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स की होती है वो किसी इंटरवल के दरमियान निकाली जाती है, किसी एक मखसूस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जाती, जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं। कि मसलन ये है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि a normal distribution is a continuous probability distribution, so we cannot compute the probability at a particular point like x equal to 3। सपोज कर लेते हैं कि x equal to 3 है, इस पर हम probability निकालना चाहते हैं, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबल नहीं है, या किसी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। However, probability can be calculated within given interval। हाँ, इसका हम इंटरवल बना सकते हैं कि probability between 2.9 and 3.1। इसका मतलब ये दो लेस देन के निशान डाल के x डाल दें
इधर लोअर लिमिट इधर अपर लिमिट, ये एक इंटरवल बन गया कि 2.9 से 3.1 तक की प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 3 की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है वो किसी एक पॉइंट पे रुकता नहीं है। और जैसे बाइनोमियल में आप 3 हेड 4 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे, नॉर्मल में ऐसे नहीं निकाल सकते, वो किसी इंटरवल के दरमियानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और फिर ये प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं कि x बिटवीन 2.9 एंड 3.1, लेकिन इसमें फार्मूला यूज़ करके हम निकालना चाहते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2.9 एंड 3.1, दो लेस देन के निशान डालें और x डाल दिया। और ये प्रोबेबिलिटी निकालने का जो असल तरीक़ेकार है फार्मूला यूज़ करते हुए, वो तो ये है कि इंटीग्रल निशान डालें, यहाँ लोअर लिमिट लिखें, यहाँ अपर लिमिट लिखें। ये मैथमेटिक्स का या कैलकुलस में इंटीग्रेशन जो है वो होती है, ये निशान डाल के, और फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। ये फंक्शन लिख लें। यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल की PDF आपने लिख ली या फार्मूला लिख लिया। अब इसको न्यूमेरिकली अगर आप हल करेंगे और हल करने के बाद जो जवाब आएगा, जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी, जो आंसर आएगा, वो आपकी जो है प्रोबेबिलिटी कहलाएगी कि बिटवीन 2.9 एंड 3.1, या एरिया कहलाएगा 2.9 से 3.1 तक का। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फर्ज करें ये डायग्राम है, इसमें फर्जी पॉइंट है 2.9, आप एक निशान लगा लें, एक 3.1 का लगा लें। इसका दरमियान में जो एरिया होगा वो हम निकालना चाहते हैं, और वो निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से कि लोअर लिमिट आपने जहाँ लिखी, अपर लिमिट जहाँ लिखी, फार्मूला लगाया और इसकी इंटीग्रेशन की। अब स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंटीग्रेशन से ना वाक़फ़ होंगे, अगर वाक़फ़ भी होंगे तो इतने ज़्यादा वाक़फ़ नहीं होंगे। इवन ये मैथमेटिक्स में भी ये प्रॉब्लम को हल करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो ये जनरली अगर आप इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपको कहा जाता है दो पॉइंट हैं, A और B के दरमियान आपने x की वैल्यू निकालनी है, या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या एरिया मालूम करना है। तो लोअर लिमिट आप इधर लिखेंगे, अपर लिमिट इधर लिखेंगे, इंटीग्रल बनाएंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, फंक्शन को इंटीग्रेट किया, जो जवाब आएगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसकी अगर लोकेशन देखना चाहते हैं पॉइंट्स की, कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्जी पॉइंट एक A बना लें, एक B बना लें, इसका दरमियान वाला जो एरिया होगा एक्चुअली वो ये निकालना चाहते हैं। लोअर लिमिट A है, अपर लिमिट इसकी B है, और ये एरिया बिटवीन A एंड B है जो ग्रीन कलर में शो किया गया है। इसको निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है ये यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह फर्ज करें कि वो आपको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालें x की उस एरिया की जो ग्रेटर दैन A है, या वो एरिया मालूम करें जो ग्रेटर दैन A है, तो वो कैसे निकालेंगे सॉरी। तो उसको निकालने के लिए यहाँ A से ग्रेटर एरिया, अगर डायग्राम बना लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी कि A एक फर्जी पॉइंट है, A से ग्रेटर एरिया, राइट साइड का एरिया जो है वो ग्रेटर का होता है, और लेफ़्ट साइड का जो है वो लेस एरिया होता है, A से स्मॉलर एरिया होता है। तो A से ग्रेटर एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो जितना भी ग्रीन एरिया है इन्फिनिटी तक सारा A से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लोअर लिमिट आपकी A है और अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है। तो A से इन्फिनिटी की तरफ आप जाएंगे और ये फंक्शन को आप सॉल्व करेंगे। फर्ज करें A की वैल्यू है कोई 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो फंक्शन को सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो ये तमाम ग्रीन एरिया जो है वो ग्रेटर दैन A है, और जितना ब्लैंक एरिया ये लेस दैन A का एरिया कहलाता है। आगे फर्ज करें वो कहता है कि B से लेस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालें, x लेस दैन B। अब ये कैसे होगा, डायग्राम में देखें कि B एक पॉइंट है फर्ज करें आपके पास,
बी से लेस एरिया जो है, लेफ्ट साइड का एरिया मैंने कहा कि हमेशा लेस को रिप्रेजेंट करता है और राइट साइड का एरिया ग्रेटर को शो करता है। यहाँ हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने ग्रीन किया हुआ, पीछे भी हमने रिक्वायरमेंट को ग्रीन किया था, यहाँ भी रिक्वायरमेंट को। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट किया है बी से लेस एरिया, बी से पीछे पीछे जितना एरिया है वो माइनस इन्फिनिटी तक सारा एरिया बी से लेस है और इधर सारा एरिया बी से ग्रेटर है। तो बी से लेस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए लोअर लिमिट जहां आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, अपर लिमिट बी है, एफ एक्स फंक्शन है आपका, और फंक्शन किसका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, इसको हल करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है निकल सकती है। अब जैसे आपको बताया कि ये प्रोबेबिलिटी निकालनी फार्मूला लगा के या इंटीग्रेशन करके आपको अच्छी खासी कैलकुलस आनी चाहिए इसके लिए। और ये प्रॉब्लम जो है स्टैटिस्टिक्स का नहीं, मैथमेटिक्स का बन जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। लेकिन इसमें गुड न्यूज़ है स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कि इसको हल करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते, और करते क्या हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये डिस्ट्रीब्यूशन हम ड्राइव कर लेते हैं, जिसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम को हल करके या मुख्तलिफ वैल्यू लेके एक टेबल की फॉर्म में उन्होंने ये आपको दे दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सलूशन के लिए। तो हम सिर्फ टेबल से वैल्यू देखते हैं और उससे प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमें आसान तरीक़ेकार जो है बताया गया है। इस तरीके को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि जी टेबल कैसे देखते हैं और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, के नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ये चीज़ें जो हैं वो